हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। इससे पहले हम बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं इंग्लिश में। शुरुआत की थी हमने टेंस से, उसके बाद हमने मॉडल्स पढ़े, उसके बाद वॉइस पढ़ा, क्वेश्चन टैग पढ़ा, नरेशन पढ़ा, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा और फिर हमने शुरुआत की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने एडजेक्टिव भी पढ़ा है और एडवर्ब भी पढ़ा है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को। वर्ब जिसको हिंदी में हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। अब देखो, क्रिया मतलब कोई भी काम, एक्शन। तो इंग्लिश में जब आप एक सेंटेंस को बोलते हैं तो उस सेंटेंस में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, उसे ही हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है। अब अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो वहां पे काम क्या होता है, क्रिया क्या होती है कि मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले, बाहर दिन भर काम किया, दिन भर मेहनत की और मेहनत करके वापस घर पे आ जा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है तो काम कितना हो जाता है? वो भी जीरो हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी एक ऐसा विषय है जहां पे आपके सोने को भी काम में गिना जाता है, स्लीपिंग भी एक वर्ब है। ठीक है, तो बहुत दयालु है अंग्रेजी। वर्ब कोई भी एक्शन किसी भी सेंटेंस का, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। अब वर्ब की एक क्लासिफिकेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम मॉडल्स पढ़ रहे थे, उसी क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देखना है। वर्ब कितने टाइप की होती है आपकी? दो टाइप की, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिस पर सब्जेक्ट की नंबर का असर होता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, ये होता है क्या? फाइनाइट वर्ब। फिर नॉन फाइनाइट क्या होती है? जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई असर नहीं होता है, और ये तीन टाइप की होती है, जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। नेक्स्ट क्लास आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब पे होगी, आज हमें पढ़नी है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आप पहले पढ़ चुके हो मॉडल्स वाले क्वेश्चन में, सॉरी चैप्टर में। आज आपको बात करनी है मेन वर्ब्स की, और मेन वर्ब्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको याद हो, मैंने वर्ब की फॉर्म्स वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई है, जिसे कहा था कि डेली आप थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। तो आई होप आपको देख रहे होंगे, अगर नहीं देख रहे हैं तो फिर देखना शुरू कर दीजिए, वर्ब की फॉर्म्स याद करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका काम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है, कभी वो वर्ब का काम नहीं कर सकती। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगी और मेन वर्ब का काम भी करती हैं। ठीक, मेन वर्ब की बात करें तो ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है? जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट हो। इनट्रांजिटिव क्या होती है? जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट ना हो। ओके, अब आप कैसे कहोगे कि कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इनट्रांजिटिव है? ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो? रूल पे बढ़ने से पहले पहले उसी को समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं राम ईट्स मैंगो, दूसरी जगह मैं बोल रही हूं राम ईट्स। ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट, काम है उसका क्या? खाने का, खा रहा है। ठीक है, यहां भी खाने का ही काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन क्या है? ईट। अगर मैं आपसे पूछूं ईट कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, ईट से क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछेंगे? या तो क्या और दूसरा किसे। अंग्रेजी में बोले तो व्हाट एंड हु। ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी का भी जवाब मिल गया, वही जवाब आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वही जवाब आपका ऑब्जेक्ट होगा। ईट से पूछे क्या खा रहा है, जवाब आया मैंगो खा रहा है ना, तो मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे ये ईट्स क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। यही दूसरे वाले ईट से पूछो क्या खाता है, जवाब नहीं मिला सेंटेंस के अंदर, तो ये ईट क्या हो गई? इनट्रांजिटिव हो गई। यानी कि जितनी भी वर्ब्स हैं वो मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों का काम करते हैं, डिपेंड करता है आगे भाई क्या और किसी का जवाब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के आगे जितना कुछ है सारा ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बोलूं राम गोज
टू स्कूल। ठीक है, राम गोज टू स्कूल। अब यहाँ वर्ब क्या है, गोज। गोज से पूछ लीजिए क्या और किसे क्या जवाब मिल रहा है, जाने का जवाब तो कहाँ में होगा ना, क्या और किसे में थोड़ी होगा। तो क्या और किसे में अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे स्कूल को ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। गो हमेशा ही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आपने क्या समझा कि मेन वर्ब दो टाइप्स की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होती है, वर्ब से पूछो क्या और किसे, अगर जवाब मिल गया तो फिर ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव, सिर्फ क्या और किसे का। ठीक है अब ये वर्ब में आपको रूल्स पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई, रूल्स आपको पढ़ने क्यों है, तो आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है वो आती है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के लिए आपने पढ़ा था नाउन, है ना, और सेंटेंस बनाना है, वर्ब तो मेन एक्शन ही होता है, तो इसलिए वर्ब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और रूल्स में आप यही देखेंगे कि कैसा सब्जेक्ट है तो कैसी वर्ब लगेगी। पहला रूल आपका इसी बारे में है। पहला रूल क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नॉट है तो नॉट भी लग जाएगा, इंटरोगेटिव वर्ड है तो वो भी लग जाएगा। मेन आप क्या समझते हो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, ये दोनों ही लगती है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मान लो सब्जेक्ट में एक शब्द नहीं है, कई शब्द दिख रहे हैं, ओके और ये कई शब्द जुड़े हुए हैं विथ से, अलोंग विथ से, टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, नॉट से या बाई से, या फिर इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक से। इन शब्दों से अगर वो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, इन कंजंक्शंस से अगर वो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तब आप कौन से वाले सब्जेक्ट को, आगे वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मानोगे या पीछे वाले सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट मानोगे, किसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाने वाले हो। ठीक है, समझिएगा, जब भी आपके सब्जेक्ट इन कंजंक्शन से जुड़े हों तो आप किसे मानते हो मेन सब्जेक्ट, जो पहले लगा है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे है सब्जेक्ट वन, ओके, एज वेल एज सब्जेक्ट टू, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब किसके हिसाब से आएगा, पहले वाले या दूसरे वाले, तो हमेशा ध्यान रखना जो पहले वाला है उसी के हिसाब से आप लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा है द किंग विथ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, राजा अपने सिपाहियों के साथ मारा गया। राजा अपने सिपाहियों के साथ मारा गया, तो यहां देख रहे हो क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ दो दो दिख रहे हैं। मारा कौन गया है, एक तो राजा मरा है, दूसरा कौन मरा है, उसके सिपाही भी मरे हैं। ठीक है, अब ये है आपका सिंगुलर, सोल्जर्स है प्लूरल, किसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी चाहिए, तो ध्यान क्या रखेंगे, विथ से जुड़ा है, क्या विथ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो विथ के अकॉर्डिंग राजा हो जाएगा मेन सब्जेक्ट और राजा के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे। द किंग विथ हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। ठीक है, द किंग विथ हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, वर किल्ड लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी का मैं उल्टा कर देती, द सोल्जर्स विथ देयर किंग वर किल्ड, तो वो सही हो जाता। क्यों, क्योंकि विथ लगा है तो जो पहले वाला होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगाओगे। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 1। अच्छा, एक और है, एक एग्जाम्पल और है, लिखा है ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, वो भी गिल्टी है मैं भी गिल्टी हूँ। एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, यानी कि दोनों ही गिल्टी हैं, ही भी और आई भी। तो अब आप क्या करते हो, आप सोचोगे लास्ट में आई है, चलो आई के साथ तो एम ही लगता है, आई के साथ क्या लगता है, एम ही लगता है, लगा देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाले पार्ट में कंजंक्शन क्या लगा है, एज वेल एज लगा है, तो एज वेल एज के हिसाब से आप क्या करोगे, जो पहले लगा है इसके अकॉर्डिंग लगाओगे, तो ही इज गिल्टी हो जाएगा, ही एज वेल एज आई इज गिल्टी। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 शायद आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस में, यदि आपको याद हो तो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो। रूल नंबर 2 बात करता है कि वही है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े होंगे कि बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये बात करता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा है, 2 सब्जेक्ट जुड़े थे, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट था वो होता था मेन सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अप्लाई करते थे। रूल नंबर 2 कहता है 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं तो
जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो किससे जुड़े होने चाहिए? आइदर और, नाइदर नॉर। कंपाउंड सेंटेंस में हमने ये पढ़ा हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। ठीक है, अगर इनसे जुड़े हुए हैं आपके सब्जेक्ट तो जो लैटर वाला है, लैटर और फॉर्मर बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद हो तो। फॉर्मर मतलब पहले वाला और लैटर मतलब बाद वाला। कितनों के लिए यूज करते हैं? दो के लिए आप यूज करते हो। दो से ज्यादा के लिए यूज करना होगा तब क्या लिखोगे? फर्स्ट पहला और लास्ट आखिरी, है ना। कुछ एग्जांपल्स है। आइदर यू और ही इज लेबोरियस, आइदर यू और ही इज लेबोरियस, या तो तुम या तो वो लेबोरियस है। लेबोरियस मतलब क्या होता है? परिश्रमी। इसी का एक और सिनोनिम अगर मैं बोलूं लेबोरियस का, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस इसी को क्या बोलते हैं? डिलीजेंट। ठीक है, इसी को और क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग, वर्क हार्डिंग मत कर देना, ठीक है, हार्ड वर्किंग। खैर सिनोनिम बाद में हम देखेंगे, अभी बात करते हैं आइदर यू और ही इज लेबोरियस। दो सब्जेक्ट हैं, दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं और दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हो? जो बाद वाला है उसके अकॉर्डिंग लगा दोगे। आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे अगर जुड़े हैं तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। ही के अकॉर्डिंग इज लगा दिया। नाइदर ही नॉर आई एम डिसऑनेस्ट, ना तो वो ना तो मैं डिसऑनेस्ट हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ही और आई जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट वाले हिस्से में, और जुड़े किससे हैं? नाइदर नॉर से जुड़े हैं, तो जो बाद वाला होगा उसके अकॉर्डिंग आप एम लगा दोगे। ठीक, ऐसे ही नॉट ओनली द टीचर बट द स्टूडेंट्स ऑल्सो वर लाफिंग। यहाँ पे क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं ये सब्जेक्ट्स। ठीक है, टीचर जुड़ा है और स्टूडेंट्स, टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है। किसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? जो बाद में है उसके अकॉर्डिंग चुपचाप लगा दो। स्टूडेंट्स के हिसाब से लगा देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स पहले होते, टीचर बाद में होता, तो टीचर के हिसाब से आप वॉज लगा देते। ठीक है, यही रूल कहता है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 कहता है कि मान लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट वाले हिस्से में क्या है? सीधा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, कोई प्रीपोजिशन भी आपको दिख रही है, और जब वो प्रीपोजिशन दिखेगी तब क्या करेंगे? वही रूल है, कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन के साथ, तो वो हिस्सा जो प्रीपोजिशन के कहाँ है? पहले है, वो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मान लो क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका जुड़ा हुआ है किसी प्रीपोजिशन के साथ, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो हिस्सा है वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। वन ऑफ द बॉयज इज डूइंग हिज वर्क। अब क्या होगा? देखो, डूइंग कौन कर रहा है? वन ऑफ द बॉयज। ये हो गया पूरा सब्जेक्ट। ऐसे तो किसके हिसाब से आप लगाओगे आपका हेल्पिंग वर्ब? तो हमेशा देखना, ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में कोई आपको प्रेपोजिशन दिख रही, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला ही क्या होगा? मेन आपका सब्जेक्ट होगा। तो वन यानी सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से लगा दिए यहाँ सिंगुलर। अब एक बार इसकी मीनिंग भी निकाल के देखो, क्या लिखा है? वन ऑफ द बॉयज, यानी लड़कों में से कोई एक अपना काम कर रहा है, और अगर कोई एक अपना काम कर रहा है तो सिंगुलर ही तो हुआ। इस रूल को हटा के भी अगर आप मीनिंग निकाल के देखो तो भी आपको समझ आ जाएगा कि किसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है। ठीक है, द टाइपिंग ऑफ दीज पेपर्स इज ओवर। द टाइपिंग ऑफ दीज पेपर्स इज ओवर, यहाँ पे आ रहा है आपका वर्ब, उसके पहले का सारा क्या है? सब्जेक्ट है। द टाइपिंग, यहाँ पे एक प्रपोजिशन आई ऑफ। ठीक है, तो प्रपोजिशन के पहले वाला यानी कि इन पेपर्स की टाइपिंग खत्म हो चुकी है। टाइपिंग आप गिन तो नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर कंसीडर की जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इज लिख देंगे। ठीक, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर न्यू। अब यहां देखो, द पेजेस ऑफ दिस बुक आर न्यू, इधर है आपका वर्ब, उसके पहले का पूरा माना जाएगा क्या? सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के पहले वाला क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अप्लाई योर हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है, पेजेस लिखा है, आगे यहाँ देखो बुक सिंगुलर है लेकिन पेजेस प्लूरल है,
तो डिसाइड कौन कर रहा है? ये प्रेपोजिशन, जहां लग जाएगा उसके आगे वाला ही क्या हो जाएगा? मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इस किताब के पन्ने बिल्कुल नए हैं। ठीक है, मीनिंग भी निकालोगे तो क्या पता चलेगा? किताब की बात नहीं हो रही, पन्नों की बात हो रही, पेजेस की बात हो रही है। ठीक है, इस किताब के जो पन्ने हैं वो नए हैं है नहीं है और हैं में अंतर होता है। ठीक है तो हमने क्या किया? आर किया, किसके हिसाब से? पेजेस के हिसाब से। सो रूल नंबर 1 क्या बात करता था कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है कुछ कंजंक्शन से जुड़ा है, वो कंजंक्शन कौन है? विथ है, अलॉन्ग विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज है, बाय है, बिसाइड्स है, लाइक है, अनलाइक है, इनसे अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा है तो आप क्या करते हो? जो आपका पहले वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अप्लाई करते हो। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इन कंजंक्शन से जुड़ा है तो बाद वाले के हिसाब से आएगा। वो कंजंक्शंस कौन से थे? आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, बट। ठीक है, ये सारे हो गए। फिर अगला क्या आता है? रूल नंबर 3 बात करता है, मान लीजिए अगर कोई प्रीपोजिशन लगा है तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका मेन सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाने वाले हो। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर। ध्यान से देखिएगा इसको। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, सम, ऑल। ओके, अगर सब्जेक्ट वाले हिस्से में ये चीजें लिखी हुई हैं, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, सम, ऑल, कुल मिला के ये क्या है? प्लूरल ही तो है। अगर मैं कहूं अ लॉट ऑफ मतलब ढेर सारा, प्लूरल। ठीक है, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सब क्या है? आपके प्लूरल हैं। ठीक है, अब आगे कंडीशन क्या आती है? मान लीजिए इनके साथ कोई एक काउंटेबल नाउन लगी है। काउंटेबल नाउन कौन सी नाउन होती है? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, जिन्हें आप गिन सकते हो, वो होती है क्या? काउंटेबल नाउन। तो मान लो इनके साथ क्या है? काउंटेबल नाउन लगी है, तो आप इसको क्या मानोगे? प्लूरल मानोगे। सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन है मतलब, और उसके आगे ये सम, ऑल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ लगा है, तो सीधी सी बात है वो प्लूरल ही होंगे। ठीक, लेकिन इनके साथ कोई अनकाउंटेबल नाउन लगी है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो फिर उनको तो आप प्लूरल कैसे मानोगे? प्लूरल तो आप काउंटेबल को मानते हो ना, है ना? तो अनकाउंटेबल लगी है तो वो सारा क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा। ठीक, क्या कहता है रूल नंबर 4 कि मान लीजिए आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट वाले हिस्से में लिखा है अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, ऑल, मोस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ, इस टाइप की चीजें हैं, और उसके साथ एक काउंटेबल नाउन है तो आपका प्लूरल माना जाएगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको आप सिंगुलर मानोगे। ठीक है, उसी के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप अप्लाई करोगे। एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है? अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर। ठीक है, अ लॉट ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर, ढेर सारे लड़के वहां प्रेजेंट थे, ढेर सारे लड़के। अ लॉट ऑफ बॉयज, क्या आप बॉयज को काउंट कर सकते हो? क्या आप बॉयज को काउंट कर सकते हो? जवाब रहेगा हाँ, लड़कों को काउंट किया जा सकता है, मतलब ढेर सारे लड़के थे यानी प्लूरल लड़के थे। प्लूरल लड़के थे इसलिए हमने क्या लगाया? बॉयज के साथ वर लगाया। ठीक है, क्या लगाया? वर लगाया। वही मैं बोलूं अ लॉट ऑफ मिल्क इज सोल्ड डेली, ढेर सारा दूध डेली बेचा जाता है, ढेर सारा दूध डेली बेचा जाता है। ढेर सारा दूध हमें तो भैया हम काउंट तो कर नहीं सकते, इकट्ठा मिला लिया, उसको सिंगुलर मान लिया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? अ लॉट ऑफ मिल्क इज सोल्ड डेली। ठीक है, रूल नंबर आपका 4 क्या कह रहा था? मान लीजिए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, परसेंट ऑफ है, हाफ ऑफ है, सम है, ऑल है। उनके साथ अगर सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर कह रही हूँ सॉरी, उनके साथ अगर काउंटेबल लगा है, ठीक है, काउंटेबल नाउन है, तो उस सब्जेक्ट को आप क्या मानोगे? प्लूरल मानोगे। ठीक है, और अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन लगी हुई है तो उसको क्या मानोगे आप? सिंगुलर मानो। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल को आप काउंट थोड़ी कर सकते हो, उसको तो आप सिंगुलर ही मानोगे। प्लूरल किसे मानते हैं? जिसको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 पे आते हैं। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकला। काउंट नहीं कर सकते, कर सकते, अनकाउंटेबल को आप काउंट नहीं कर सकते इसलिए सिंगुलर मानेंगे, और अगर जिसको काउंट कर पाएंगे उसको प्लूरल मानेंगे। ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो। अगला आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कोई खास रूल नहीं है, ध्यान रखेंगे। मैनी और मैनी ए और मैनी एन, मीनिंग दोनों का क्या है? कई, कई।
ठीक है। लेकिन अलग कैसे हो जाता है, मैनी आपका प्लूरल होता है और मैनी ए या एन लगा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ए और एन सिंगुलर के लिए तो लगाते हैं, तो ए एन यही देख के समझ जाइएगा कि सिंगुलर के लिए लगता है। ठीक, मैनी ए और मैनी एन के साथ जो नाउन लगेगी वो भी सिंगुलर होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। कैसे, मैनी बॉयज आर रीडिंग, अब मैनी मतलब कई लड़के पढ़ रहे हैं, बॉयज भी आपका प्लूरल और आर भी आपका प्लूरल, लेकिन जैसे आपने मैनी ए किया तो बॉय भी सिंगुलर, आगे इज भी सिंगुलर। ठीक है, तो ए और एन से ध्यान रखिएगा कि अगर मैनी ए या मैनी एन है तो उसका क्या हो जाएगा, हमेशा वो सिंगुलर माना जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब लगाओगे। ठीक है, दिस वाज रूल नंबर 5। रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 क्या, सॉरी 6, हाँ, रूल नंबर 6 क्या कहता है, मान लीजिए लिखा है अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक, अ नंबर ऑफ मतलब क्या होता है और द नंबर ऑफ क्या होता है। अ नंबर ऑफ एक संख्या, ठीक है, द नंबर ऑफ की संख्या। कैसे, देखो, अ नंबर ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब होगी दोनों का क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अ नंबर ऑफ आप किसके लिए लगाओगे, जिसको आप काउंट कर सकते हो, तभी ना बताओगे इनका नंबर ये है, राइट। तो क्या हो जाएगा कि एक संख्या। ठीक है, तो इनके साथ जो सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगी, दोनों ही प्लूरल होंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है कि संख्या। इनके साथ जो नाउन होगी वो तो प्लूरल होगी, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। कैसे होगा समझिएगा, एक ही एग्जांपल है, उसी से आपको समझ आ जाना चाहिए। अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, मैं कह रही हूँ अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियों की एक संख्या खेल रही है। अगर एक ही लड़की खेलती तो मैं बोलती है गर्ल इज प्लेइंग, राइट। लेकिन लड़कियों की कुछ संख्या जिन्हें आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने एक नजर में बोल दिया कि एक से तो ज्यादा ही हैं, जितने भी हैं एक से तो ज्यादा ही हैं, तो मैं बोलूँ क्या, लड़कियों की एक संख्या है जो खेल रही है। ओके, तो क्या बोला, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्लेइंग, तो अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल, जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30, लड़कियों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या 30 है, किसकी, लड़कियों की, तो ये लड़कियां हो गई आपकी प्लूरल, लेकिन 30 है नहीं बोला मैंने क्या बोला, 30 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे, इज लगा देंगे। ओके, तो ये रूल क्या कहता है, ये बात करता है अ नंबर ऑफ की, अ नंबर ऑफ की और द नंबर ऑफ की। ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ जो आपका सब्जेक्ट होगा और जो आपकी वर्ब होगी दोनों ही क्या रहेंगी, प्लूरल रहेंगी। ठीक है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ जो आप सब्जेक्ट लगा रहे हो वो तो आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी, क्योंकि की संख्या की बात है। ठीक है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब अगली बात हम करेंगे रूल नंबर 7 की, जो कि क्या कहता है कि कोई भी शब्द है, कोई भी नाम है, उसके आखिरी में अगर एस लगा है दैट डजंट मीन कि वो प्लूरल है। ठीक है, तुम्हारा ही नाम अगर हो सरस, तुम्हारा नाम अगर सरस है, लास्ट में एस है, तो क्या तुम प्लूरल हो जाओगे, नहीं ना, है ना। यूजली क्या होता है, हम सोचते हैं कि जिसके लास्ट में एस लगा है वो प्लूरल है। अगर हम लिख रहे हैं गर्ल और गर्ल में हम एस लगा दे तो क्या हो जाता है, गर्ल्स हो जाता है, विच इज प्लूरल। तो लास्ट में एस होने का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि वो प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉपर नाउन है जिसके लास्ट में एस आता है लेकिन वो सिंगुलैरिटी दिखा रहा है तो वो सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री। अब यूनाइटेड स्टेट्स में देखो कई स्टेट्स हैं, साथ में मिलके ये क्या बनाते हैं, पूरा यूएसए बनाती हैं। ठीक है, पूरा यूएसए बनाती हैं तो वो क्या है, सिंगुलैरिटी दिखा रही है ना, एक है, इसलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आर नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऐसे गलिवर्स ट्रेवल्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब गलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, ठीक है, बुक तो एक ही है ना, तो भले इसके लास्ट में एस वेस लगा हो लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर की जाएगी, इस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 पर। रूल नंबर 8 किसकी बात करता है,
रूल नंबर 8 कहता है कि मान लीजिए कोई भी नाउन है सिंगुलैरिटी दिखा रही है तो वो सिंगुलर ही मानी जाएगी। कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल बेटर आपको समझाएंगे। द हॉर्स एंड कैरेज इज रेडी, एक घोड़ा है एक गाड़ी है, दो चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम उसे सिंगुलर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एक घोड़ा एक गाड़ी दोनों मिलके घोड़ा गाड़ी बन गई, है ना, वो एक बन गई। सिंगुलैरिटी दिखा रहे हैं, इसलिए हॉर्स एंड कैरिज के साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हॉर्स अलग होता है, कैरिज अलग होता है, तो हम प्लूरल कर देते, आर कर देते, ठीक है। लेकिन घोड़ा गाड़ी साथ में मिल के तैयार हैं, यानी कि एक है। ऐसे ही ब्रेड बटर मिल्क राइस एंड पल्स इज माई लंच, ये सारा इतना सारा सामान अलग अलग है लेकिन फिर भी मिलके मेरा लंच बना रहा है, मिलके एक चीज बना रहा है, दैट इज माई लंच, ठीक है। ये आपकी थाली है, इसी में क्या हो गई? इसी में आपकी ब्रेड हो गई, इसी में आपका साथ में बटर की ये टिकिया रखी है, ठीक है। इसी में आपका दूध हो गया, ठीक। इधर आपने चावल भी रख दिया, इधर आपने कटोरी में दाल भी रख दिया। अब ये 5 चीजें हैं, ठीक है, ये 5 चीजें हैं, अलग अलग है लेकिन मिलके ये आपका लंच बना रही हैं, और लंच बना रही हैं तो ये क्या हो गए? सिंगुलर। कुल मिला के थाली तो एक बनी ना, ठीक है। ये क्या हो गई? आपका लंच हो गई। तो यहां हमने क्या किया? इन 5 चीजों के लिए भी इज लगाया। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये नहीं कि स्लो कोई और है स्टडी कोई और है, दोनों जीत जाएंगे। बात है जो स्लो है लेकिन स्टडी है वो जीत जाता है, सिंगुलर है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस, यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर ही कंसीडर किया, ओके। और देखिएगा, द सम एंड सब्सटेंसेस इज क्लियर, सम एंड सब्सटेंसेस मतलब कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो क्लियर है, ठीक है। सम एंड सब्सटेंसेस भले अलग अलग लिखा है लेकिन हम कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो वो क्लियर है, हमने उसको सिंगुलर कर दिया। द राइज एंड फॉल इज एविडेंट, क्या राइज और फॉल की हम अलग अलग बात कर रहे हैं? एविडेंट, ठीक है। देखो राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल एविडेंट है, तो राइज भी और फॉल भी ये एविडेंट है, तो हम इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे, ठीक। इसी तरह से मैं बोलूं 20 माइल्स इज अ बिग डिस्टेंस, 20 माइल जो है एक बड़ा डिस्टेंस है। अब 20 माइल अकेले अकेले की बात करोगे तो प्लूरल हो जाएगा, 1 माइल 2 माइल 3 माइल 4 माइल 5 माइल इस टाइप से। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, 20 माइल करके उसके बाद फिर कह रही हूँ ये पूरा ओवरऑल क्या है? बिग डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक शब्द आपको जरूर वहां दिखेगा जो सिंगुलैरिटी दिखा रहा होगा इनकी, ठीक। तो 20 माइल्स भले आपने आप में प्लूरल है लेकिन जैसे हमने उसको बिग डिस्टेंस बोला वो क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। ऐसे मैं बोलूं 10,000 रुपीज इज अ गुड सम, 10,000 रुपए, अलग अलग 10,000 बड़ा अमाउंट है, प्लूरल है, लेकिन आगे मैं कह रही हूं ये एक अच्छा अमाउंट है, अच्छा सम है, तो सिंगुलर बन गया और इसलिए हमने इसको इज लिखा। 26 स्टूडेंट्स इज एन एवरेज क्लास, 26 बच्चों की एक एवरेज क्लास है। 26 बच्चे अलग अलग देखा जाए तो प्लूरल है लेकिन मिलके वो क्या बना रहे हैं? क्लास बना रहे हैं, तो क्लास तो एक ही है ना मेरी, ठीक है। तो वहां पे आप इज लगा दोगे, ठीक। यहां आपने देखा किस तरह से सिंगुलर थे और प्लूरल कैसे होंगे। अब देखिएगा, मैं बोलती हूं ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, यहाँ पे हमने ब्रेड और बटर के लिए आर लगाया, क्यों? अगर आप मेरी दुकान पे आते हो, मैं कह रही हूँ मेरे दुकान में ब्रेड भी है बटर भी है, तो क्या जरूरी है आप दोनों एक साथ खरीदोगे? मान लो आपके घर में बटर रखा हुआ है, अब आप सिर्फ ब्रेड खरीदोगे। मान लो कि ब्रेड है, सिर्फ आप बटर लेने आए हो, है ना। तो ब्रेड और बटर एक साथ नहीं बिकता है, अलग अलग बिकता है। अलग अलग बिकने का मतलब प्लूरल आप कंसीडर करोगे, आर हो जाएगा। ऐसे मैं बोलूं 20 माइल्स वर कवर्ड बाय मी, 20 माइल्स मेरे द्वारा कवर किए गए, किया गया नहीं, किए गए, ठीक है। 20 माइल्स में चल रहा हूं तो एक ही बार में बिग डिस्टेंस थोड़ी चल दिया, बिग डिस्टेंस होता तो सिंगुलर मान लेते। यहाँ क्या है कि 20 माइल में चल रहा हूँ, अकेले चल रहा हूँ, 1 माइल 2 माइल 3, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे आप 20 माइल्स के साथ वर लगा देते हो। ऐसे मैं बोलूँ 10,000 रुपीज आर स्पेंट बाय यू डेली, 10,000 रुपए डेली आपके द्वारा खर्च किए जाते हैं, बड़े अंबानी के तुम सुपुत्र हो, ठीक है। तो 10,000 रुपए आपके द्वारा खर्च किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं एक ही बार में गए बस उड़ा दिया ले जाओ, नहीं, आप थोड़ा थोड़ा 10,000 एक दिन में खर्च करते हो, ठीक है। तो 10,000 यानी यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो आर। आप हिंदी ही मीनिंग निकालो तो भी आपको समझ आएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। ब्रेड और बटर हमारे यहाँ बेचे जाते हैं, ठीक है। 20 माइल्स मेरे द्वारा कवर किए जाते हैं।
फिर 10,000 रुपए आपके द्वारा प्रतिदिन खर्च किए जाते हैं, है नहीं है, ठीक है। तो बोल के भी आप समझ सकते हो, और बाकी नियम बता ही दिया है कि सिंगुलैरिटी अगर दिखाएगा तो सिंगुलर मानोगे, अगर नहीं दिखाएगा तो प्लूरल मानोगे, बात खत्म, सिंपल सी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, राधा वुड नॉट गॉट दिस ऑफर इफ शी हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। एक बार अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बताइए कि समझ आ रहा है, बताएंगे कैसे, सॉरी, फिर खुद से बताइए समझ आ रहा है कि नहीं, क्या रूल्स आपको दिख रहे हैं कि नहीं। राधा वुड नॉट गॉट दिस ऑफर इफ शी हैड अटेंडेड द इंटरव्यू। जितना आपने पढ़ा है सब कुछ इसी में है। राधा वुड नॉट गॉट, वुड अगर आपको याद हो पहले आपने पढ़ा था, मॉडल्स में भी पढ़ा था और पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था। वुड के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो गॉट का क्या कर देंगे, गेट कर देंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या कहता है, द बॉयज वर प्लेइंग विथ अ बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो बॉल से खेल रहे थे और दौड़ रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। ओके, मैंने एक बार बोला था कि जब आप एंड से जोड़ते हो तो घोड़े को घोड़े से जोड़ोगे, गधे को गधे से जोड़ोगे, यानी वर्ब की जो फॉर्म है उसी फॉर्म को अगली फॉर्म से जोड़ोगे। अगर यहाँ प्लेइंग है तो यहाँ भी क्या होगा, क्या होगा, रनिंग होगा। क्या होगा, रनिंग होगा। जब भी एंड से आप वर्ब को जोड़ते हैं तो यहाँ जो फॉर्म है देख लीजिएगा, पहले वाली कौन सी फॉर्म है उसी के फॉर्म को आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अगर आगे प्लेइंग है तो यहाँ रनिंग है, अगर आगे प्लेड होता तो यहाँ पे रन रैन रन, जो भी है सेकेंड है या थर्ड है अकॉर्डिंगली आप लगाते, ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड नेवर कैरी टेल्स और टोल्ड इल ऑफ अदर्स। वी शुड नेवर कैरी, शुड है, शुड के साथ आप V1 लगाते हो तो शुड के साथ कैरी तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे लिखा है और, यानी कि जोड़ा गया, फिर से जोड़ा गया तो यानी जो आगे वर्ब आई है वो भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए शुड के हिसाब से, तो टोल्ड हटा के क्या कर दोगे, टेल कर दोगे। नंबर 4, हार्डली हैज रमेश थ्रू द बॉल व्हेन इट फेल ऑन द ग्राउंड। मुश्किल से रमेश ने बॉल फेंकी ही थी जब वो ग्राउंड पे गिर गई। हार्डली और नो सूनर की बात भी हम कर चुके हैं, है ना, और टेल्स में भी आपने बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ा है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रही है, हैज दिख रही है। हैज के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, थर्ड फॉर्म लगाते हो, इसलिए थ्रू नहीं होगा, थ्रोन हो जाएगा। क्यों होगा, तो थ्रो फेंकना वर्ब होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है थ्रू और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थ्रोन। ओके, नंबर 5, राज मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम दोज हु आर डेंजर्स टू आवर सोसाइटी। Raj must not held in high esteem those who are dangerous to our society. मस्ट के साथ अगर आपको याद हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो होल्ड की जो हेल्ड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है होल्ड, हेल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म चेंज कर देंगे। नंबर 6, आई डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस येट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड रादर सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैड प्लेड वेल। मैं विजयी नहीं हुआ फिर भी मैं निराश नहीं था बल्कि सेटिस्फाइड था क्योंकि मैंने अच्छा खेला था। आई डिड नॉट केम आउट विक्टोरियस पढ़ने में बहुत सही लगता है, बोलने में मजा आ जाती है, बट डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट इज वाई ये डिड नॉट क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड नहीं लगाएंगे, डिड नॉट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा इन आंसर्स का ले सकते हैं, अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 क्या कहता है, Rajan complained to the police that his bag had been stolen and that he was left without any money. राजन ने कंप्लेन किया पुलिस को कि his bag had been stolen, कि उसका बैग चोरी हो गया था, and that he was left without any money.
अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। लेफ्ट जो है, देखो एक वर्ब होती लीव, लीव मतलब छोड़ना, ठीक है, तो यहाँ पे छूटने का मतलब है, छोड़ना, छूटना, ठीक है, छूटने का मतलब आ रहा है। तो लीव होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो लेफ्ट का कुछ लेफ्टेड नहीं होता है, ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ईडी हटा देंगे, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 क्या कहता है, नंबर 8 कहता है मोनी इज वेरी ईगोइस्ट एंड टॉक्स एज इफ शी इज क्वीन विक्टोरिया। मोनी बहुत ही ईगोइस्ट है, घमंडी है, और बात ऐसे करती है मानो की, एज इफ मतलब मानो की क्या हो, वो क्वीन विक्टोरिया हो। जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि जब भी इमेजिनेशन आपको दिखेगी वहां पे आप कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ आप वर लगाते हो, राइट। तो मानो कि, क्या ये सच में क्वीन विक्टोरिया है मोनी जी, नहीं है, है ना, नहीं है, तो आप क्या करोगे, शी वर कर दोगे, अरे भाई शी वर, ठीक है, मानो कि वो क्वीन विक्टोरिया हो। नंबर 9 क्या कहता है, राम एंड रहीम लाइक्स टू प्ले टुगेदर दो दे आर एट ड्रैगनस्टॉर्म। राम और रहीम को साथ खेलना पसंद है, हालांकि वो थोड़ा सा 36 का आंकड़ा उनका आपस में रहता है। ड्रैगनस्टॉर्म मतलब लड़ाई उनकी छिड़ी रहती है। राम एंड रहीम दोनों को पसंद है, यानी कि सब्जेक्ट आपके क्या हुए, प्लूरल हो गए, है ना, दोनों को पसंद है यानी सब्जेक्ट आपके प्लूरल हो गए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। लाइक्स जो है वो सिंगुलर वर्ब होती है, इसको प्लूरल कैसे करेंगे, SIS हटा दीजिए, लाइक कर दीजिए। नंबर 10, सचिन द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। सचिन जो कि इस क्लास का मॉनिटर है वह जिम्मेदार है इस क्लास के स्टूडेंट्स के मिसबिहेवियर के लिए, दुर्व्यवहार के लिए। तो सचिन जिम्मेदार है नहीं, सचिन जिम्मेदार है, तो सचिन जो है आपका सिंगुलर है, दैट इज वाई वी शैल यूज इज इन प्लेस ऑफ आर। ओके, नंबर 11 क्या कहता है, आई हैव नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस इन दिस ऑफिस। आई हैव नेवर अलाउ सच प्रैक्टिसेस इन दिस ऑफिस, मैंने इस तरह की प्रैक्टिसेस इस ऑफिस में कभी अलाउ नहीं की हैं। हैव लगा है, दैट मीन्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लिखते क्या हो, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हो, आई यू और प्लूरल के साथ हैव लगाते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो अगर यहाँ हैव लिखा हुआ है तो आप आगे क्या लगाओगे, अलाउड लगाओगे, ना कि अलाउ लगाओगे। नंबर 12, आफ्टर रजत हैड ड्रैंक द मिल्क ही बिगैन टू फील स्लीपी। दूध पीने के बाद रजत को नींद आने लगी, ठीक है, पीने के बाद। हैड फिर वही चीज है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो अगर हैड है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंक होगी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फॉर्म इज ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म इज ड्रैंक, थर्ड फॉर्म इज ड्रंक, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ड्रंक लगा देंगे। नेक्स्ट आता है, नीरज कैन हियर द कॉन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू ओपनिंग द डोर। नीरज कॉन्वर्सेशन सुन सकता है अंदर से, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आ रहा है। नोबडी इज कमिंग तक तो ठीक है, ठीक है। नीरज कैन हियर द कॉन्वर्सेशन, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। क्या सुन सकता है, कॉन्वर्सेशन, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कहां पर, इनसाइड। लेकिन बट नोबडी इज कमिंग, यहां तक भी ठीक है। टू ओपनिंग नहीं होता है, कभी भी टू के साथ ING आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू ओपन, ING यहां से हटा दीजिएगा, ठीक, बाकी हटा दो, तुम्हें लगेगा कि यही गलती है। हाँ, टू ओपनिंग नहीं होगा, क्या होगा, टू ओपन द डोर। बाकी बोलने में भी आपको वही सही लगेगा, टू ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। 13 तक अगर समझ आ गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां भी आप नोट डाउन अगर कर रहे हो वहां पे देख लीजिएगा, या प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, ठीक। अब बढ़ते हैं, भाई ये क्या हो गया, 13 तक हो गया था। 14 क्या है, वी कैन लर्न स्विमिंग इफ वी हैव अ लिटिल पेशेंस। हम स्विमिंग सीख सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस हो तो, अगर हमारे पास थोड़ा सा पेशेंस हो तो। वी कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दैट इज वाई हम क्या लिखेंगे, लर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लर्न। फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न,
क्या लिख दिया भाई, हाँ फर्स्ट फॉर्म होता है लर्न और लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है, ये आपका होता है लर्न का पूरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। ओके, अब आएंगे नंबर 15 पे। नंबर 15 क्या कहता है, ही माइट हैव डिड दिस विद सम सेल्फिश थॉट इन माइंड, उसने यह किया होगा एक सेल्फिश थॉट के साथ अपने दिमाग में। माइट हैव डिड दिस, माइट हैव हमने पहले पढ़ा हुआ है, मे हैव का पास्ट होता है, ठीक है, मे हैव कहाँ लगाते हैं, आ प्लस होगा के लिए, उसने यह किया होगा पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, तो माइट हैव उसका पास्ट हो जाएगा और लास्ट में हैव लगा है, दैट इज व्हाई वी शैल यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म विद इट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं भाई, डू, डिड, डन। डेड होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड नहीं लिखेंगे, सॉरी सेकंड नहीं लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आइदर राज और सचिन हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, आइदर और से जुड़े हैं आपके सब्जेक्ट, तो आपको याद होगा किसके हिसाब से लगानी है, बाद वाले के हिसाब से, तो सचिन के हिसाब से क्या लगाएंगे, यहाँ हैज लगाएंगे, है ना, यही थी गलती। नंबर 17 में आते हैं, सुखदेव वॉज वन ऑफ द पैट्रियट हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, सुखदेव वॉज वन ऑफ द patriot who was struggling for the freedom of his country। one of the अभी आपने पढ़ा है कि क्या होता है, अगर मान लीजिए one of the है, वहां पे आपको प्रेपोजिशन दिख रहा है, उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते, तो वन के हिसाब से यहाँ was तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला था जब वन होगा तो आगे जो आपका यहाँ पे नाउन दिख रहा है वो प्लूरल होगा, तो पैट्रियट नहीं होगा, क्या लिखेंगे, पैट्रियट्स लिखेंगे। वन ऑफ द मतलब कई में से एक ना, तो कई देशभक्तों में से एक की बात हो रही है, तो यहाँ पैट्रियट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पैट्रियट्स हो जाएगा, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त। ओके, नंबर 18 पर आते हैं, 30,000 रुपीज पर मंथ आर अ हैंडसम अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास मैन, 30,000 रुपए प्रति महीना एक अच्छा खासा अमाउंट है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए। 30,000 रुपीज, अब यहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट बोल दिया इसको, अ हैंडसम अमाउंट, जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हम इसको भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इज लिख देंगे, ठीक है, अ गुड सम वाला एग्जांपल याद रखिएगा। नंबर 19 क्या कहता है, मैनी अ स्टूडेंट कम हियर डेली एंड गेट हिमसेल्फ रिलीव्ड फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स, मैनी अ स्टूडेंट, मैनी ए और मैनी एन में हमने क्या पढ़ा है, मैनी ए के बाद आने वाला आपका नाउन भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, एंड गेट हिमसेल्फ यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। फिर एंड लगा है, एंड के बाद एक वर्ब है, और ये वर्ब अगर यहाँ लगी है तो किसके हिसाब से लगेगी, जो पहले वर्ब आई है उसके हिसाब से, पहले कौन सी वर्ब है, कम्स, तो अगर ये कम्स है तो क्या ये गेट्स नहीं होगा, होनी चाहिए, है ना, तो गेट्स हो जाएगा। नंबर 20, द कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स वर गॉन टू पाकिस्तान, कैप्टन विथ हिज प्लेयर्स, सब्जेक्ट वाले हिस्से में एक कंजंक्शन लगा है, तो किसके हिसाब से आएगा, पहले वाले के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आने चाहिए, कैप्टन है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर, वॉज कर देंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या एरर है, ले लीजिए, तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। अरे क्या कर रही हूँ। नंबर 21, I advised Sachin to marry his daughter because she had come to marriageable age। मैंने सचिन को एडवाइस किया कि अपनी बेटी से शादी कर लो क्योंकि बेटी की शादी की उम्र हो रही है, मीनिंग ये निकलती है सेंटेंस की, ठीक है। आई एडवाइज्ड सचिन टू मैरी हिज डॉटर, अपनी बेटी से शादी कर लो, एक ऐसी गंदी गंदी एडवाइस तुम लोग देते हो, हाँ, क्योंकि बेटी की उम्र हो गई है शादी की, तो तुम ही उससे शादी कर लो। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, वर्ब की ही गलती है, क्या लिखेंगे, आई एडवाइज्ड सचिन टू गेट हिज डॉटर, टू गेट हिज डॉटर मैरिड। अब आप कहोगे ये कहाँ से आप कर रहे हैं, आप कैसे करा रहे हैं, तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ी थी एक टॉपिक कॉजेटिव वर्ब की, कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, वो करवाता है, ठीक है।
करवाता है। अब जो काम करेगा उसमें वो होगा एजेंट। फिर एजेंट भी आपका प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस हिसाब से भी हमने दो नियम पढ़े थे। अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ आपको दिखता है, एब्सेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, गेट लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो शादी कौन करेगा, इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा है कि बेटी से शादी कौन करने वाला है, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको पैसिव में लिखते हैं। पहले लिखते हैं गेट, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एडवाइज सचिन टू गेट हिज डॉटर मैरिड बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज। ओके, नंबर 22, द स्पाई हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। द स्पाई हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कम। यहाँ पे आपका काम कर रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको याद हो, द स्पाई हैड रन अवे, पुलिस के आने से पहले जो स्पाई है वो भाग गया था। दोनों ही काम पास्ट में हुआ, पुलिस भी पास्ट में आई, स्पाई भी पास्ट में। ठीक, लेकिन भागा कौन पहले, पहले पुलिस आएगी कि पहले स्पाई भागा, पहले स्पाई भाग गया, यानी वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड रन, बिल्कुल ठीक है। ओके, बाद वाला काम आप लिखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पुलिस कम लिखा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव हो तो हम क्या लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो कम नहीं होगा, क्या लिख देंगे, केम लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, राजेश वर्क हार्ड सो दैट ही शुड प्लीज हिज बॉस टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। राजेश मेहनत करता है ताकि वो उसे खुश कर देना चाहिए अपने बॉस को, ताकि वो उसको प्रमोट करे सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए, ना प्लस चाहिए, तो यहाँ पे शुड आएगा या कुड आएगा। राजेश मेहनत करता है ताकि वो खुश कर सके अपने बॉस को, ताकि वो बॉस प्रमोट कर दे सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे। तो यहाँ शुड हटाइएगा और सही मॉडल का प्रयोग करके आपको क्या लगाना है, गुड लगाना है। ठीक है, नंबर 24, दिनेश लेबर्स हार्ड सो दैट ही मे डू वेल इन द एग्जामिनेशन। दिनेश मेहनत करता है ताकि वो एग्जामिनेशन में अच्छा कर सके। अब ये तो पॉसिबिलिटी है भाई, मेहनत तो हर कोई करता है, कोई अच्छा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे अगला बढ़ते हैं। द रफियन विल हाइड द बूटी आफ्टर माई फादर गो देयर। रफियन मतलब क्या होता है, लुटेरा। ठीक है, और बूटी मतलब लूट का माल। जो रफियन है वो लूट का माल छुपा चुका होगा आफ्टर माई फादर गो देयर, जब तक मेरे पिताजी वहां पहुंचेंगे तब तक जो रफियन है, लुटेरा है, वो लूट का माल छुपा चुका होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, आफ्टर है, चुका होगा यानी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में आफ्टर के केस में क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मुझे पता है कि आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है, पूरे दावे के साथ मैं बोल सकती हूँ, और जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ आपको वो शायद रूल्स भी याद नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर से अपनी कॉपी पलटिएगा, जो भी पीडीएफ्स आपको मिली है उनको देखिएगा, पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, तब शायद आपको ये चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में आफ्टर का केस, और उसमें होता क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यहाँ दिख गया, आगे आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई जो पिता है वो तो एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है, यानी सिंगुलर होगा तो गो नहीं होगा, क्या होगा, गोज। ओके, नंबर 26, आई हैव बीन लिव इन दैट हाउस फॉर 10 years। मैं उस घर में 10 सालों से रह रहा हूँ। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैव बीन जब कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी आएगी कि नहीं आएगी, लिव का क्या कर देंगे, लिविंग कर देंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ तो पहले एक बार पॉज कर दीजिए, खुद से आंसर दीजिए, अगर आंसर आ गया नहीं आया उसके बाद ही मेरा आंसर सुनने की कोशिश करिएगा। ओके, 26 तक हुआ, अब आते हैं 27 पर। और कितने हैं भाई, बहुत हैं क्या। 27 कहता है द वुमन मेड द लिटिल गर्ल टू वॉश ऑल द क्लोथ्स। मेड द लिटिल गर्ल, ठीक है, महिला ने छोटी बच्ची से सारे कपड़े धुलवाए, है ना, सौतेली माँ होगी छोटी बच्ची से सारे कपड़े धुलवाए। सब्जेक्ट क्या है, महिला। किससे करवाया, लिटिल गर्ल से। लिटिल गर्ल क्या हो गई, एजेंट हो गया, है ना,
आपको याद हो अगर कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस, ठीक है। मेड, अब आपको याद हो कि मेड के बाद हम क्या लगाते थे, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। अगर यही हमने अगर कॉज्ड किया होता तो उसके साथ 2 + V1 लगाते। सिंस यहाँ मेड है तो V1 आएगा, ना कि 2 + V1। 2 यहाँ से हटा दीजिए, काम खत्म। ओके, नंबर 28, अ मैन एंड हिज सन हैज कम हियर। एक आदमी और उसका बेटा यहाँ आए हैं। आने का काम दो लोगों ने किया है, आदमी और उसके बेटे दोनों ने किया है, तो हैज नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा। नेक्स्ट, आइदर रजनीश और ही हैव कमिटेड दिस मिस्टेक टुडे। या तो रजनीश ने या फिर उसने ये मिस्टेक आज कमिट की है। आइदर और से जुड़े हैं अगर दो सब्जेक्ट, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, तो ही के अकॉर्डिंग आप यहाँ हैज लगाओगे, ना कि हैव लगाओगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो इन 3 क्वेश्चंस का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। है 35 है, ओके, थैंक गॉड। चलिए 5 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देखते हैं। इफ हरी डज नॉट कंप्लीट दिस वर्क, अदर वर्क विल बी गिवन टू हिम। अगर हरी ये काम कंप्लीट नहीं करता है तो उसको दूसरा काम दिया जाएगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ है, अगर नहीं करेगा तो दूसरा काम दिया जाएगा। दोनों ही काम फ्यूचर में हो रहे हैं, तो जो पहला काम होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और डज नॉट देख के आप समझ भी गए होंगे, लेकिन यदि आपको याद हो कि एस या ई एस जो है हम कहाँ लगाते हैं भाई, एस या एस कहाँ लगाते हैं, अफर्मेटिव में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर डज नॉट है तो यहाँ पे सीधे सिर्फ कंप्लीट होगा, कंप्लीट्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, इफ आई वॉज अ किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस। अगर मैं एक राजा होता मैं राजमहल में रहता। फिर से वही बात है कि कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 2 जिसकी बात हमने की थी, इमेजिनेशन यहाँ दिखता है। अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, तो इमेजिनेशन में जो भी आपका सब्जेक्ट हो सबके साथ आप क्या लगाते हो, वर लगाते हो। तो वॉज हटाइए, वर लगाइए, काम खत्म कर दीजिए। नंबर 32 पे आते हैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैड पास्ड इन द एग्जाम। फिर से कंडीशनल सेंटेंस, अगर उसने मेहनत की होती वो उसने एग्जाम पास कर लिया होता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड। टाइप 3 में क्या होता है, हैड प्लस V3 होती है पहली क्लॉज, और दूसरी क्लॉज में क्या होता है, वुड हैव प्लस V3। V3 दिख रहा है, वुड दिख रहा है, लेकिन क्या ये हैव है, नहीं। इसको उठा के क्या कर दीजिए, हैव कर दीजिए। ओके, 33 क्या कहता है, द क्रिमिनल एंड द मर्डरर हैज बीन कॉट इन हिज होम टाउन। क्रिमिनल और मर्डरर जो है वो उसके होम टाउन में पकड़ा गया है, ठीक है। अगर आप 2 आर्टिकल लगाते हो मतलब वहां 2 बंदे हैं, ठीक, 2 बंदे हैं। अब आप देखोगे कि 2 बंदे हैं, तब हम एक काम करते हैं, हैव कर देते हैं। लेकिन जब आप हैव करोगे तो आगे देखोगे हिज लगा है जो कि सिंगुलर होता है। दैट मीन्स आप यहाँ बस एक ही गलती आप यहाँ निकाल सकते हो। तो ये हैज करने से बेटर है, हैज को बदलने से बेटर क्या है, हम एक आर्टिकल हटा देते हैं। क्या करेंगे, एक आर्टिकल हटा देंगे। अब क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, द क्रिमिनल एंड मर्डरर हैज बीन कॉट इन हिज होम टाउन, ठीक है। ऐसे आते हैं 34 पर द टीचर एंड द प्रिंसिपल हैज कम टू सी माई इंजर्ड ब्रदर एट हॉस्पिटल। टीचर और प्रिंसिपल आए हैं मेरे इंजर्ड भाई को देखने हॉस्पिटल में, ठीक है। तो कौन आया है, हैज कम लिखा है। तो आप करते क्या हो, पहले यहां से द मत हटाने लगना। आपको करना क्या है, आप स्टार्टिंग से चलते चलिए, जहां गलती दिखी वहां पे आप गलती मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे आप कहोगे इसमें फिर आपने स्टार्टिंग में क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे आप आ रहे थे तो आगे आके आपको दिखा कि भाई ये तो सिंगुलर ही होगा, तब जाके आपने पीछे द को हटाया था। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, हैज को हटा के हैव कर देंगे। नंबर 35, मैनी बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट मैच इन द फील्ड। मैनी अ के साथ लगने वाली आपकी नाउन भी सिंगुलर, तो बॉयज का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, और वर्ब भी सिंगुलर, हैव का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सो ये थे आपके 35 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्ब के चैप्टर के, ठीक है।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर इन लास्ट 5 क्वेश्चंस का भी लेना है तो मैं हट गई हूँ सामने से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इनको वापस से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना, और रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इंग्लिश और मैथ में मेन चीज़ रिवीजन ही होती है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, तभी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी, अदरवाइज राम भरोसे चलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।